मैं जानना चाह रहा हूँ सर, पहला सवाल पब्लिक से जुड़ा हुआ ये है, लोगों ने मेरे को फ़ोन करके पूछा कि बलूनी साहब राज्यसभा क्यों नहीं गए, और महेंद्र प्रसाद भट्ट जो है उनको भेजा गया, तो अगर दोनों को संसद में ही भेजना था तो इन दोनों को उल्टा किया जा सकता था कि आप राज्यसभा में जाते और भट्ट साहब जो है वो चुनाव लड़ते। ये सवाल मैंने महेंद्र भट्ट जी से भी पूछा था, आपका जवाब जानना चाहूँगा। देखिए, हमारे यहाँ पार्टी में क्योंकि मैं तो पार्टी का पूर्णकालिक कार्यकर्ता हूँ और पार्टी में जो जो काम मुझे दिया जाता है वो करता हूँ। अब पार्टी ने क्या सोच के निर्णय लिया ये तो मेरा पूछने का मेरा अधिकार भी नहीं है, लेकिन मुझे राज्यसभा में रखा गया और मैं राज्यसभा में मैंने कामकाज किया, और अब मुझे कहा गया है कि लोकसभा में जाना है। तो पहले हाउस ऑफ एल्डर्स में मैं था, अब जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में मैं आ जाऊँगा। तो इसके लिए कितना मुश्किल है दोनों जगह का समीकरण तय करना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है वो बड़ा मेहनती कार्यकर्ता होता है। परिश्रम की पराकाष्ठा करना, मेहनत करना, अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाना, जनता के कल्याण से जुड़े काम करना है, यही हम लोगों को सीखा है। अब उसमें मेहनत कितनी लगेगी इसमें कहाँ सोचना है। चुनाव बहुत अच्छा चुनाव है मेरे हिसाब से, तो मैंने अपने जीवन काल में ऐसा चुनाव कभी मैंने तो नहीं देखा है, कम से कम जब जनता ने चुनाव अपने हाथ में ले लिया हो और जनता चुनाव लड़ रही। कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं हमारे सारे, हम भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जनता स्वयं से आगे बढ़ के आगे आ रही है। ऐसा बहुत आप प्रचार में आगे चलेंगे तो आपको पूरा दिखेगा कि जनता ने तय कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना है। एक कई बार समस्या एक राजनेता के सामने या सत्ताधारी पार्टी के सामने आती है कि वो लगातार चुनाव जीतती भी आती है। जैसे 2 विधानसभा चुनाव जीत गई, 2 लोकसभा चुनाव जीत गई। अगर मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ पिछले 10 वर्षों की, आपका स्थानीय निकाय के चुनाव भी बीजेपी जीतती है और पंचायतों के चुनाव भी बीजेपी जीत जाती है। तो कहीं वो एंटी इनकम्बेंसी फेस करने का कहीं थोड़ा सा डर सा लगता है? ये विषय पिछली बार भी आया था जब हमारे 282 के आसपास सीटें थी, तो लोगों ने कहा था ऐसा विषय आएगा, उसके बाद हम 303 जीते। जब हमने पिछली बार 300 पार कहा तो लोगों ने कहा यार हो गया अब 300 पार का, मतलब विपक्ष के लोगों ने, जनता ने तो तय कर लिया था। इस बार हमने कहा 400 पार, तो जनता, अब देखिए, अब विपक्ष के लोगों की हताशा देखिए, वो कह रहे कि 400 पार नहीं होने देंगे, मतलब 272 की बात नहीं कर रहे। तो चुनाव बहुत आगे निकल चुका है। एक बात सर ये आ रही है, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि लोग ये कह रहे हैं कि जैसे राजेंद्र भंडारी बीजेपी में आए, आपके कोटद्वार से शैलेंद्र रावत बीजेपी में आए, और भी बहुत सारे जो लोग हैं वो बीजेपी में आ गए। तो ये सवाल पूछा गया कि क्या बीजेपी को कोई आभास है, थोड़ा सा डर है, शंका है अपनी जीत में कि तमाम कांग्रेसियों को, तमाम निर्दलियों को, दूसरे लोगों को अपनी पार्टी में शामिल किया जा रहा है? ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि एंटी इनकम्बेंसी का थोड़ा सा डर तो रहता ही है। ये जो जितने लोग जो हमारे कांग्रेस के साथी और अन्य पार्टियों से जो लोग आ रहे हैं, ये सब बहुत समझदार लोग हैं। कहीं इनको लगता है कि जो हारने वाले के साथ कोई जाता है या किसी के साथ जिसके पास एंटी इनकम्बेंसी होती है उसके पास जाता है। देखिए क्या है, पूरे देश में आज जितने हमारे राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने तय कर लिया है मोदी जी का जो पूरा विकास की यात्रा है इसका सहभागी बनना है, और ये जो विकास की यात्रा जो चल रही है इसमें सब लोग सहयात्री बनना चाहते हैं। इसलिए सारे के सारे लोग आ रहे हैं। अब आप देखिए, कोई जितने लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं वह सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और प्रबल हो रही है और मजबूत हो रही है। इस वक्त समस्त पार्टियों के जितने राजनीतिक कार्यकर्ता हैं उन्होंने लगातार हमारे से संपर्क किया है और कहा कि हम आना चाहते हैं। अब जब हमारे यहाँ आना चाहते हैं लोग और सबको पता है कि हम जीत रहे हैं, तो इसमें वातावरण बहुत ही स्पष्टता का खुद भी दिखता है। क्या प्रक्रिया होती है? मतलब अगर कोई पूछे कि बीजेपी में ज्वाइन करना है कैसे, मतलब वो राजू भंडारी का सब लोग उदाहरण देते हैं कि पहले दिन वो भाषण देते हैं बीजेपी के खिलाफ और अगले दिन वो आपकी टीम में खड़े हो जाते हैं। तो वो प्रक्रिया क्या है, इतनी तेज़ प्रक्रिया कैसे है कि उसने सोचा और वो सीधा बीजेपी के दफ्तर में? देखिए, ये तो सवाल आपको उनसे पूछना पड़ेगा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि उनको वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो हमारा मोदी जी का लक्ष्य है विकसित भारत बनाने का, विकसित उत्तराखंड बनाने का, विकसित गढ़वाल बनाने का, उससे प्रभावित होकर उन्होंने हमसे संपर्क किया कि मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेना चाहता हूँ। अब एक सिटिंग विधायक अगर हमारी पार्टी में आना चाहते हैं और हमारी पार्टी की विचारधारा में शामिल होकर, हमारे संस्कारों में शामिल होकर राजनीतिक कार्यक्रम अपने में बढ़ना चाहता है, तो हम लोगों को क्यों आपत्ति होगी? उन्होंने हमसे संपर्क किया, आना चाहा, हमने कहा आइए स्वागत है। अगर कोई और भी आना चाहेगा तो
उसके लिए भी सेम प्रक्रिया होती है या कोई मापदंड तय किया होता है कि कौन पार्टी में आएगा कौन नहीं आएगा? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा मैं सर ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि रजनी भंडारी जो उनकी पत्नी है उनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। राज्य सरकार ने भी तमाम आपत्तियां दर्ज करी, नैनीताल हाई कोर्ट में प्रकरण है। तो ऐसे भ्रष्टाचारी परिवार को बीजेपी ने क्यों अपने यहाँ शामिल किया जबकि भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी की कड़ी लड़ाई है? नहीं, एक तो राजेंद्र भंडारी के खिलाफ कोई आरोप नहीं है और वो हमारे पास आए हैं। जो भी व्यक्ति हमारे पास आए हम जरूर स्क्रूटनी करते हैं, हमको देखते हैं कि भाई क्या है, क्या कार्य न्यायालय के विचाराधीन है, क्या कन्विक्टेड है, ये सब हम लोग देखते हैं और उसके बाद फैसला लेते हैं। और राजेंद्र भंडारी जी तो ऐसा उसके बारे में अगर आपके कोई जानकारी तो मुझे दीजिए। नहीं, चलिए वो देखेंगे। पौड़ी गढ़वाल सीट को आप कैसे देख रहे हैं? मतलब एक प्रचार के लिए थोड़ा ज्योग्राफिकली थोड़ा टिपिकल सीट है, जो भी हम चर्चा करते हैं किसी भी सीट की। एक तरफ रामनगर, दूसरी तरफ गुप्त काशी केदार वैली, दूसरी तरफ मंदाकिनी वैली, एक तरफ अलकनंदा वैली, फिर एक तरफ ऋषिकेश का एक क्षेत्र। कैसे मतलब? देखिए, भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ी सीट है और मेरे लिए तो ये, क्योंकि मेरे को काम करने में बहुत आनंद आता है, तो मुझे लगता है कि इस हमारा जो गढ़वाल लोकसभा है इसमें काम करने की के लिए ज़्यादा हम लोगों को स्थान है कि हम काम कर सकें। वहाँ विकास की ज़्यादा संभावनाएं, हम उसको और बढ़ा सकते हैं। वहाँ रोज़गार कैसे बढ़ाना, ये सब चीज़ें मेरे पास एक बड़ा कार्यक्रम है हमारी गढ़वाल लोकसभा के लिए, जिसको आने वाले समय में आप लोगों के साथ साझा भी करूँगा। अच्छा, हर वैली की अपनी समस्याएं हैं, हर पहाड़ी इलाके की अपनी अलग समस्या। मतलब आपको महसूस हुई इस बात को, मतलब जब आप घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, या जब आपने प्रचार शुरू नहीं भी किया होगा, तैयारी की होगी, तो आपने महसूस किया कि केदार वैली की कुछ और समस्याएं हैं, अलकनंदा वैली की कुछ और समस्याएं हैं, कोटद्वार और पौड़ी की कुछ और समस्याएं हैं, ढालवाला और मुनि की रेती की कुछ और समस्याएं हैं? बिल्कुल, निश्चित तौर पे, क्योंकि मैंने बताया कि जोग्राफिकली बहुत ही भौगोलिक दृष्टि से बड़ा इलाका है, तो निश्चित तौर पे हर जगह की अलग अलग समस्या है। हम उनका अध्ययन भी कर रहे हैं और मैंने तो पूरा अध्ययन बहुत पहले से कर रखा है कि किस प्रकार से मेरा विज़न है गढ़वाल को आगे बढ़ाने का, पूरे गढ़वाल लोकसभा को किस प्रकार से, उसमें किस किस हिस्से में क्या काम होना है। जैसे आप देखिए, मैंने कोटद्वार में कहा, मुझे लगता है कि कोटद्वार के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कर्ण आश्रम को एक राष्ट्रीय परियोजना बनाएं। जैसे भगवान श्री राम का मंदिर बना, उस प्रकार से उसका करें। जिस प्रकार से लैंसडाउन में मैंने कहा कि लैंसडाउन में मैं पहले से, जब मेरी टिकट डिक्लेयर नहीं थी, मैं उससे पहले से मैं लगा था कि लैंसडाउन को उसके जितना ज़रूरी हमारे गढ़वाल राइफल्स के लिए ज़रूरी एरिया है उसको छोड़कर हम लोग डिनोटिफाई करें। लैंसडाउन के अंदर इतनी बड़ी क्षमता है, उसके अंदर एक बहुत बड़ी पोटेंशियल है कि वहाँ पर हम लोग बड़ा एक स्टेशन तैयार करें, एक बड़ा हिल स्टेशन तैयार करें। उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इसी तरह से पौड़ी के लिए, जैसे पौड़ी में टूरिज़्म के विकास के लिए मैंने अभी तारामंडल और माउंटेन म्यूजियम किया है। तो लगातार हर जगह के लिए एक एक मेरे दिमाग में कार्यक्रम है और उसको कैसे बढ़ाना है वो मैं सोच रहा हूँ। तारामंडल की जब बात हो रही थी तो पौड़ी में कुछ हंसी मजाक वाले अंदाज में बात हो रही थी, तो लोग कह रहे थे बलूनी जी ने दिन में तारे दिखा दिए पौड़ी में। हैं, ठीक है, राजनीति में ह्यूमर तो होना चाहिए, वो अच्छी बात है, लेकिन पौड़ी में बहुत आवश्यकता है बहुत सारी चीज़ों को करने की, और मजाक में तो ठीक है, लेकिन पौड़ी की समस्याओं का निवारण करना, उसके आसपास के क्षेत्रों के निवारण करना, वहाँ पर आप बताइए, आपने तारे तो देख लिए, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि पौड़ी में क्या कमी है। इतना बड़ा हिमालय पौड़ी से दिखता है, इतना नैसर्गिक सुंदरता वहाँ है। क्या चीज़ में पौड़ी मसूरी से कम है? क्या चीज़ में पौड़ी शिमला से कम है? बताइए। किसी, मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब मैं किसी की मतलब निंदा या उसके लिए नहीं कह रहा हूँ कि वो जगह कम है, मैं ये नहीं कह रहा कि शिमला कम है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप किसी दुनिया के व्यक्ति से पूछ लीजिए, शिमला हो या और अन्य हिल स्टेशन हो, पौड़ी उससे कहीं ज़्यादा सुंदर है। उसकी जो वहाँ से जो सौंदर्य, जो वहाँ से पूरा व्यू है, उसके बराबर व्यू नहीं है। तो पौड़ी का विकास करना है ना, अब आगे हमारे एजेंडे पर उत्तराखंड के तो 4 पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी के ही थे, 5वें विजय बहुगुणा जी भी आप ही की पार्टी के हैं, वो सब पौड़ी से थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो मैं यही कह रहा हूँ कि यही इसी एंटी इनकम्बेंसी या इसी तरीके के जो सवाल आते होंगे उसका जवाब तो देना पड़ता होगा प्रत्याशी को। आप एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं, आप प्रो इनकम्बेंसी की बात कीजिए ना। अनिल बलूनी ने तारामंडल बनाया। अनिल बलूनी कहते हैं कि भाई रेलवे करना है तो 2 ट्रेन
कोटद्वार से चलवा देते। नैनी दून किसी ने नहीं सोची थी कि नैनीताल और दून के बीच में दिन की ट्रेन होनी चाहिए, दिन दिन में लोग आ जा सके, वो हम चला देते। अगर किसी ने डॉपलर रडार के बारे में नहीं सोचा तो वो हम चला देते। अगर किसी ने ICUs के बारे में नहीं सोचा था तो वो हम करते। अगर किसी ने कोविड के टाइम पे जब पूरी दुनिया तरस थी और कहीं से ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे तो हमने 2-2 ट्रक बुला के ऑक्सीजन सिलेंडर, तो ये इसकी प्रो इनकम्बेंसी नहीं है क्या?